अंग्रेजों ने साम्राज्य को विकसित करने की शुरुआत की 1757 से, लेकिन क्या रीजन था कि बंगाल पहले? क्या रीजन था कि शुरुआत बंगाल से की उन्होंने, किसी और जगह से इसकी शुरुआत न की? तो ये किलेबंदी जो है ये नागुजार थी अलीवर्दी खां। इसका कहना था अंग्रेजों को कि आप व्यापार करने आए हो, आप व्यापार कीजिए, सुरक्षा की चिंता मत कीजिए। अगर आप सुरक्षा चाहते हो तो वो सुरक्षा आपको मैं देने वाला हूं, उसके लिए आपको अपने किलों की किलेबंदी करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बोल रहा है अलीवर्दी खां। तो सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठ चुका है, और सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठ चुका है तो अलीवर्दी खां ने मरते मरते नसीहत भी दिया था सिराजुद्दौला को कि अगर बंगाल को बचाए रखना है तो इन अंग्रेजों को कभी भी किलेबंदी की परमिशन मत देना, इनको व्यापारी बनाकर ही रखना, इनको किलेबंदी की परमिशन देना। ये एक खास हिदायत दिया था अलीवर्दी खां ने कि बेटा मुल्क की रक्षा अब तेरे हाथों में। इस पूरे टॉपिक में जो पूरी युद्ध और कूटनीति हम समझेंगे तो हमारा मकसद होगा कि ऐसा क्या होगा कि सारी हमारी क्षेत्रीय शक्तियां थी वो वहीं की वहीं रह गई, और जो बाहर से आई हुई एक शक्ति थी उसने पूरे भारत को जीत लिया। इसकी चर्चा हम आगे वाले पूरे लेक्चर में करेंगे। हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज महेश आहूजा, और आज हम शुरू करने वाले हैं मेंस का पेपर 3 का टॉपिक आधुनिक भारत का इतिहास। कि मुझे आज बताना है प्लासी बैटल। देखो, प्लासी बैटल से पहले भारत के परिदृश्य को और उसके बाद उसके परिणाम क्या हुए इसको पहले समझते हैं। तो प्लासी बैटल के पहले भारत कैसा था इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो ये कौन सा समय चल रहा है, तो ये 18th सेंचुरी चल रही है, और 18th सेंचुरी में बिल्कुल बीच में हुआ था प्लासी बैटल, जो कि 1757 में हुआ था। प्लासी बैटल को थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूं और भारत में आओ और ये देखो कि उस समय कौन कौन सी शक्तियां थी जो भारत को जीतना चाहती थी। सबसे पहले तो सेंटर में ही थे मुगल्स, और मुगल्स 1707 में वीक होते जा रहे थे क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हो रही थी, तो इनका डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर शुरू हो गया था। मुगल के बाद देखो यहां पर दिखेंगे मराठा पावर्स, मराठा पावर्स के बाद यहां पर आपको दिखेगा मैसूर के पावर्स, कर्नाटक वाले, और इसके बाद ये वाले रीजन में यहां पर देखेंगे निजाम्स। निजाम ये तो मुगलों का ही एक ब्रांच था जो वहां से टूटकर आके यहां पर आ चुके थे। और निजाम के बाद अगर मैं इसको मुगल समझूं तो यहां पर पंजाबी बैठे हुए हैं, सिख वो शक्ति यहां पर है, और सिखों के बाद यहां पर ईस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति है जो है बंगाल, और बंगाल के बीच में यहां पर देख लें तो ये थोड़ा सा टच करता हुआ एक और काफी महत्वपूर्ण शक्ति का उदय होगा जो होगा अवध। देखो, प्लासी का बैटल अभी मैं शुरू नहीं किया हूं, अभी मैं आपको उसके पहले की जो भी सीन था और जो परिदृश्य भारत का था वो समझा रहा हूं। होता यह है कि जब कभी भी कोई शक्ति सेंटर में होती है और वो साम्राज्य ताकतवर होता है तो बाकी के जो अधीन राज्य होते हैं वो बिना लड़े ही अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। जो छोटे मोटे राज्य होंगे, इधर उधर के जो भी राज्य होंगे, वो बिना लड़े ही अधीनता को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि जो महाराजा है उस पर ज्यादा पावर है। लेकिन क्या होगा जब इसका अपोजिट हो गया? मान लीजिए जो सेंट्रल शक्ति है और वही कमजोर हो गई। अगर वो शक्ति कमजोर है तो जरा सी भी देरी ये छोटे छोटे साम्राज्य नहीं लगाएंगे और ये खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो ये जो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट है ये यहां पर अप्लाई हो रहा है। मतलब अभी हम उस इरा में हैं जब सेंट्रलाइज पावर कमजोर हो रही है और बाकी की शक्तियां खुद को स्वतंत्र करने की होड़ में शामिल हो गई। कौन कौन सी शक्तियां हैं जो भारत पर अधिकार कर सकती हैं? क्योंकि मुगल कमजोर हो रहे हैं, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है, कोई और बादशाह इतना पावरफुल नहीं है जितना औरंगजेब था, योग्य नहीं है।
तो मराठा एक बहुत बड़ी शक्ति जो खुद को साबित करने की कोशिश कर रही, मैसूर हो गए। अब यहां पर यह समझो कि किसी के भी हाथ भारत नहीं आया, इन सब में से सारी शक्तियां हड़पने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिसने जीता भारत को वो शक्ति थी अंग्रेज। तो इस पूरे टॉपिक में जो पूरी युद्ध और कूटनीति हम समझेंगे तो हमारा मकसद होगा कि ऐसा क्या होगा कि सारी हमारी क्षेत्रीय शक्तियां थी वो वहीं की वहीं रह गई और जो बाहर से आई हुई एक शक्ति थी उसने पूरे भारत को जीत लिया। इसकी चर्चा हम आगे वाले पूरे लेक्चर में करेंगे। तो ये बेसिक्स होगा आपका इस टॉपिक के लिए। ये समझ अगर विकसित हो गई आप में तो फिर इतिहास की सारी कड़ियां आपस में जुड़ती जाएंगी। अंग्रेज आए तो 1600 में थे, एक बाहरी शक्ति आई तो 1600 में थी, लेकिन इसने अपना साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया 1757 में। इस प्लासी के बैटल में से ही इसने शुरू कर दिया। यहीं पर नींव रखी गई है ब्रिटिश साम्राज्य की। तो एक बात यहां से समझ में आती है, 1600 से 1757 इतना वेट क्यों किया उसने? अगर कोई शक्ति भारत पर राज करने के लिए आई है और भारत को जीतने के लिए आई है तो वो 150 सालों का इंतजार क्यों करेगी? 1620 है या 25 साल के बाद ही वो भारत पर आक्रमण करेगी और भारत को जीतने की कोशिश करेगी। तो इतना 150 सालों का इंतजार उन्होंने किया, इससे ये तो साफ है कि वो यहां पर राज करने नहीं आए, वो यहां पर व्यापार करने आए थे। लेकिन इन्हीं हमारी क्षेत्रीय शक्तियों ने ही उनको अपॉर्चुनिटी दी और अंग्रेज मात्र थोड़े ही समय में पूरे भारत पर साम्राज्य विकसित हो गए। देखो, तो अब मैं शुरू करता हूं प्लासी के युद्ध के बारे में। अंग्रेजों ने साम्राज्य को विकसित करने की शुरुआत की 1757 से, लेकिन क्या रीजन था कि बंगाल पहले? क्या रीजन था कि शुरुआत बंगाल से की उन्होंने, किसी और जगह से इसकी शुरुआत न की? तो शुरुआत तो उन्होंने औरंगजेब के जमाने से ही कर दी। रानी ने ही अंग्रेजों को क्षेत्रों को विजय करने का, उनको विलय करने की शक्ति दे रखी थी। ये कोई नई बात नहीं थी। शुरुआत औरंगजेब के जमाने से वो कर चुके थे। एक ट्राई, एक अप्रोच औरंगजेब के जमाने में किया भी था, लेकिन औरंगजेब से मुंह की खानी पड़ी और उसके बाद वो शांत रहे। एक लंबे समय तक वो शांत रहे। जब उन्होंने देखा कि औरंगजेब की शक्ति उनकी शक्ति से ज्यादा है, महाराजा यहाँ ज्यादा शक्तिशाली है, तो वो बैकफुट पे आ गए, अंग्रेज बैकफुट पे आ गए और वो बहुत लंबे समय तक वो शांत रहे। लेकिन इन तटवर्ती इलाकों पर अंग्रेज एक्टिव रहे। यहां पर उन्होंने अपनी कोठियां बनाई, इन इलाकों पर एक्टिव रहे और उसके बाद इसी समय के आसपास, मतलब 18वीं शताब्दी में कर्नाटक वाले युद्ध हुए, लेकिन वो तो दक्षिण में हुए। उत्तर में उन्होंने अपना टारगेट किया बंगाल। एक शक्तिशाली साम्राज्य था बंगाल और साथ ही साथ समृद्ध भी था। सैनिकों की संख्या बहुत थी बंगाल के पास। इतना समृद्ध था कि खुद लॉर्ड क्लाइव ने ही कहा था कि मुर्शिदाबाद का शहर उतना ही बड़ा, उस समय राजधानी मुर्शिदाबाद थी बंगाल, उतना ही बड़ा, चौड़ा, आबाद और धनवान है जितना कि लंदन का शहर। ये सब क्लाइव के स्टेटमेंट है। उसने कहा कि लंदन का धनादय से धनादय आदमी के पास जितना पैसा है उतना तो मुर्शिदाबाद में अनेकों के पास होगा। तो क्लाइव के दृष्टिकोण से देखिए भी बंगाल के पास कितना पैसा है। और अगर लॉजिकल बातें करें तो बंगाल भी देख लीजिए आप, ये सी कोस्ट पर है, मतलब व्यापार करने के लिए समुद्र तट बंगाल से उसको मिल सकता है। उस समय का मैक्सिमम लैंड रेवेन्यू अगर कहीं से मिलता था अंग्रेजों को, उस समय की बात कर रहा हूं, तो उस समय का मैक्सिमम रेवेन्यू बंगाल से ही मिलता था। एक और कारण बन सकता है, जितना भी अंग्रेज ट्रेड कर रहे थे, एशिया से जितना भी ट्रेड कर रहे थे, 60% ट्रेड उनका बंगाल से हो रहा था। सो अब इससे आप समझ सकते हो कि क्यों उन्होंने सबसे पहला टारगेट बंगाल को किया था। और इसीलिए आज की क्लास में भी मैं बंगाल से शुरुआत करूंगा, क्योंकि जितनी भी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होगा उनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है बंगाल। इससे पहले कि मैं बंगाल के बारे में, मैं प्लासी के युद्ध के बारे में बताऊं, पहले डिस्कस करते हैं बंगाल के बारे में। और एक तरफ देखिएगा दिल्ली।
बंगाल में बंगाल की उस समय की क्या स्थिति चल रही थी और उसके बाद काउंटर पार्ट में दिल्ली को हम देखेंगे। अगर हमको प्लासी के युद्ध को समझना है तो सबसे पहले तो सिराजुद्दौला के पास हमको आना होगा। इसके पहले कि हम बंगाल की गद्दी पर नवाब सिराजुद्दौला को बनाएं, उसके पहले से कुछ नवाब की बंगाल की स्थिति क्या थी इसको समझते हैं। जब सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाएंगे तब हम प्लासी के युद्ध पर उतरेंगे। सबसे पहले देखो मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल राज्य की स्थापना की। और जब मुर्शिद कुली खान कौन था, तो मुर्शिद कुली खान के समय यहां दिल्ली पर बैठा हुआ था, मुगल साम्राज्य में था औरंगजेब। इसका मतलब यह है कि औरंगजेब ने ही भेजा था। किसको भेजा था? मुर्शिद कुली खान को भेजा था। मुर्शिद कुली खान 1717 से 1727 तक है। औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को कहां भेजा था? तो उसने उसको बंगाल भेजा था। और जब इसने इसको यहां पर बंगाल भेजा था तो क्या बना के भेजा था? तो इसने उसको बंगाल का दीवान बना के भेजा था। ये सब औरंगजेब का रिलीज कर रहा है मुर्शिद कुली के साथ 1700 की घटना। 1700 के बाद आओगे 1717 में। 1717 में यहां पर मुगल में सम्राट होगा फर्रुखशियर। और यहां 1717 में यहां बंगाल में जो दीवान बन के बैठा होगा वह मुर्शिद कुली खान। तो इस फर्रुखशियर ने मुर्शिद कुली खान को 1770 में दीवान की जगह बना दिया सूबेदार। तो अब इसकी पोस्ट चेंज हो गई है। अब मुर्शिद कुली खान दीवान की जगह क्या बन गया है? सूबेदार बन गया है। और उसको सूबेदार कौन बना रहा है? उसको सूबेदार फर्रुखशियर बना रहा है। यह घटना कब की है? 1717 की। यानी कि यह समझ में आ रहा है कि पहली बार मुगल द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार, बंगाल का सूबेदार कौन होगा? वो होगा मुर्शिद कुली खान। 1717 की बात करें तो यहां पर फर्रुखशियर ने एक बहुत बड़ी गलती भी की बंगाल के संबंध में ही। और उसकी गलती यह थी कि फर्रुखशियर ने अंग्रेजों को एक ट्रेडिंग लाइसेंस दे दिया था। मतलब ये एक ऐसा लाइसेंस था जो बिना कर के ही, बिना टैक्स लगाए ही अंग्रेज व्यापार कर सकते थे। उनको चोंगी देने की आवश्यकता नहीं थी। ट्रेडिंग लाइसेंस भी कहा जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉन्च किया गया, जिसका नाम दिया गया था दस्तक। फर्रुखशियर ने दस्तक प्रथा, दस्तक अंग्रेजों को कब दिया था? तो उन्होंने इसको दिया था 1717 में। एक बहुत बड़ी गलती जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक मैग्ना कार्टा भी था। मुगलों के टकसाल को अंग्रेज इस्तेमाल कर सकते थे। दिया तो इसलिए गया था कि एक सामान को अंग्रेज खरीदे, किसी एक जगह से खरीदे और समुद्र तट को पार करके बंदरगाह से किसी दूसरे देश में जाकर बेचे। ये एक्चुअली था दस्तक। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसका दुरुपयोग किया और वही एक कारण बना इस प्लासी के युद्ध का। इसकी डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर एक बात समझिए कि दस्तक प्रथा क्या था? तो एक करमुक्त व्यापार का एक परमिट था, ट्रेडिंग लाइसेंस था। किसने दिया था? तो फर्रुखशियर ने दिया था 1717। और फर्रुखशियर ने 1717 में सूबेदार बनाया मुर्शिद कुली खान को। देखो, मुर्शिद कुली खान जब मृत्यु हुई 1727 में, तो अगला छोटे छोटे नवाब और हैं बीच में, लेकिन जहां पर हमको फोकस करना है अलीवर्दी खान पे। जब अलीवर्दी खान गद्दी पर बैठा, तो अलीवर्दी खान जब गद्दी पर बैठा तो ये, क्योंकि मुगल बादशाह जो है उस समय मुगल में रहा होगा मोहम्मद रंगीला, इसने अलीवर्दी खान ने रंगीला को 2 करोड़ रुपए दिया और 2 करोड़ रुपए नजराना के तौर पर पेश किया और खुद नवाब होने की मान्यता हासिल कर ली। अभी तक जो ऊपर आप देख रहे हो ये नवाब नहीं थे, या अलीवर्दी खान के ऊपर जो भी थे नवाब नहीं थे। यानी कि बंगाल का पहला नवाब होगा अलीवर्दी खान, क्योंकि नजराना दिया उसने 2 करोड़ रुपए मोहम्मद रंगीला को। और अलीवर्दी खान के समय ही मराठों का आक्रमण भी हो रहा था। बेहद दूरदर्शी व्यक्ति था, एक योग्य नवाब माना गया अलीवर्दी खान को। मराठों को भी बहुत अच्छे से डील करेगा और मराठों को भी संभालेगा। और यही वो शख्स था जिसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्तों से भी की। लेकिन अलीवर्दी खान पर इंटरेस्ट ना लेके हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा सिराजुद्दौला। क्योंकि अगर हमको प्लासी का युद्ध आज करवाना है तो हमको सिराजुद्दौला को गद्दी पे बैठाना पड़ेगा। सिराजुद्दौला गद्दी पर आया, उसके पहले बंगाल की क्या स्थिति ये जानने के लिए अलीवर्दी खान को समझना जरूरी होगा। अलीवर्दी खान के समय अंग्रेज एक्टिव हो चुके थे। क्यों? क्योंकि अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बन गया था और इस समय इनका डिक्लाइन हो रहा था। तो जो शक्ति अब उभर के आ रही थी वो अलीवर्दी खान के रूप में उभर के आ रही थी। तो अंग्रेजों ने
अपने किलों की किलेबंदी करना शुरू कर दिया। जो कोठियां उन्होंने स्थापित की थी, मैंने आपको बताया तटवर्ती इलाकों में वो एक्टिवेट थे। उस समय उन्होंने जो भी कोठियां स्थापित की थी, उन कोठियों पर वो बंदूकें, तोपें रखना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं किलेबंदी। तो ये किलेबंदी जो है ये नागुजार थी अलीवर्दी खां। इसका कहना था अंग्रेजों को कि आप व्यापार करने आए हो, आप व्यापार कीजिए, सुरक्षा की चिंता मत कीजिए। अगर आप सुरक्षा चाहते हो तो वो सुरक्षा आपको मैं देने वाला हूं, उसके लिए आपको अपने किलों की किलेबंदी करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बोल रहा है अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां को पता था कि अगर मुझे इस साम्राज्य को सही रखना है तो इन अंग्रेजों को बढ़ने से रोकना होगा, और बढ़ने से रोकने का मतलब होगा इनको किलेबंदी से रोकना होगा। ये बातें हैं अलीवर्दी खां। तो जब अलीवर्दी खां मरा तो क्योंकि इसका कोई बेटा तो था नहीं, और जब इसका कोई बेटा नहीं था तो इसने अपनी बेटी के ही बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 3 बेटियां थी और 3 बेटियों के ही, मतलब इसके दामाद नहीं थे, अलीवर्दी खां के दामाद, तीनों दामादों की हत्या हो चुकी। तो एक बेटी के ही बेटे जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उसको इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठ चुका है, और सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठ चुका है तो अलीवर्दी खां ने मरते मरते नसीहत भी दिया था सिराजुद्दौला को कि अगर बंगाल को बचाए रखना है तो इन अंग्रेजों को कभी भी किलेबंदी की परमिशन मत देना, इनको व्यापारी बनाकर ही रखना, इनको किलेबंदी की परमिशन देना। ये एक खास हिदायत दिया था अलीवर्दी खां ने कि बेटा मुल्क की रक्षा अब तेरे हाथों में है। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां के नक्शे कदम पर ही चलता है और अंग्रेजों से उसी तरह लोहा लेता है जिस तरीके से अंग्रेजों को उसी तरह कंट्रोल में रखता है जिस तरीके से कंट्रोल में अलीवर्दी खां ने रखा। तो जैसे मैंने बताया पहला नवाब अलीवर्दी खां था, तो उसके बाद सिराजुद्दौला दूसरा नवाब होगा बंगाल। यहां से पृष्ठभूमि शुरू होती है प्लासी के युद्ध की। सो आज का मेरा ये टॉपिक यहां से शुरू होगा, द बैटल ऑफ प्लासी, जब बंगाल का नवाब होगा सिराजुद्दौला।